गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिविक्स चैप्टर 3 का पार्ट 3 कर रहे हैं और जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है आज वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इससे पहले हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा फेडरलिज्म क्या होता है, जहाँ पे एक लेवल से ज़्यादा गवर्नमेंट होती है। ठीक है, और फिर हमने डिस्कस किया था कि जो तीनों लेवल है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई और लोकल गवर्नमेंट है, इन तीनों के पास जो मनी है, क्योंकि इन्हें क्या होता है, इन्हें काम करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो इनके पास जो मनी है वो कहाँ कहाँ से आती है। और फिर हमने बात करी थी कि ये तीनों क्या है, सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका काम होता है देश के लिए कानून बनाने का। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने राज्य के लोगों के लिए कानून बनाती है। ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट जो कि पंचायती राज आपने पढ़ा था 6th क्लास में, वो होता है। ठीक है, जिसमें पंच सरपंच होते हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अभी हमने 3 टायर पढ़े थे गवर्नमेंट के, 3 लेवल पढ़े थे गवर्नमेंट के। तो ये जो लेवल हमने करे थे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, उसमें क्या होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसमें हम लीडर्स को क्या करते हैं, चुनते हैं। Your class 7th book began with the story of Kanta who was standing in a line to vote during an। आपने 7th क्लास में सिविक्स की जो 7th क्लास की बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर था कांता का, जिसमें आपने देखा था कांता जो है लाइन में खड़ी होती है वोट डालने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। जो हमारे देश का जो संविधान है वो सभी को हमें राइट दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। When they were making the constitution, the member of the constituent assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and this would help and encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class और gender hierarchies। अब वो जो लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने काफ़ी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस था उनका खुद का, उन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और सभी को क्या दिया, वोटिंग का राइट दिया, ताकि लोग जो है ये जो जात पात को लेकर लड़ते रहते या उनके मन में जो भेदभाव है उससे वो ऊपर आ सके। कहते कि उनका मानना था कि अगर लोग वोटिंग देने आएंगे, एक साथ खड़े होंगे, तो इसका कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा उन पर। This means that the people of India have a direct role in electing their representative. Also, every citizen of the country, irrespective of his or social background, can also contest in election। अब क्या होता है कि हम अपने लीडर्स को हम चुनते हैं, हम वोट डाल के हम करते हैं, लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं कि अगर हमें खुद को जो है लीडर बनना है तो आप खुद भी अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। तो बस इसके लिए क्या होता है, कुछ क्वालिफ़िकेशन होती है और आपकी एज भी होती है डिफ़ाइन कि आप कितनी एज होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आप आगे फर्दर क्लासेस में आप जब जाओगे, आगे हाई स्टडीज़ में करोगे तो उसमें आप पढ़ोगे। इसमें तो सिर्फ आपके लिए इतना है कि अगर कोई आप किसी को लीडर के लिए चूज़ करें तो आप खुद भी अपने लिए क्या कर सकते हो, आप भी लीडर बन सकते हो, आप भी चुनाव लड़ सकते हो, ये राइट हमें है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द। अब जिस रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं अपने बिहाफ पर, वो हमारे लिए क्या होता है, जवाबदारी देने के लिए। अगर उसने हमसे जो वादा किया, अगर उसने पूरा नहीं किया तो हम उससे जाकर पूछ सकते हैं कि जो भी कहा था, जैसा कि प्रॉमिस हुआ था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो उसका जवाब देने का काम किसका है, उस रिप्रेजेंटेटिव का, उस लीडर का जिसे हमने चूज़ किया है। और जिसे हम चूज़ करते हैं हम उससे कहते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उसे वोट के थ्रू इलेक्ट करते, चुनते हैं, इसलिए। You will more about why representation is crucial to democratic function in Unit 2। बाकी आप इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे यूनिट 2, यानी जो चैप्टर 2 है आपका उसमें। अब थर्ड जो है टॉपिक वो है सेपरेशन ऑफ पावर। भाई सबको जो है अथॉरिटी मिली है, सबको अलग अलग पावर मिली है, ऐसा क्यों होता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे संविधान के बेस पर अकॉर्डिंग क्या है, हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं। दीज आर लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। जो हमारी गवर्नमेंट है उसके 3 हैं, अंग हैं। एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। ठीक है। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि जिन लीडर्स को हम चुनते हैं, हम वोट देकर, वो सारे कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं। ठीक है ना, आपको ये बात पता है। तो उसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं। द लेजिस्लेचर
द एग्जीक्यूटिव इज a small group of people who are responsible for implementing laws and running the government. अब जो एग्जीक्यूटिव का काम क्या था, क्योंकि जिन लीडर्स को हम चुनते हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं और वो क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। अब वो कानून बनाने का काम तो कर देते हैं, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाना, उसे लागू करवाने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का होता है। ठीक है। द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड अबाउट मोर इन यूनिट 3, आप जुडिशरी जिसे हम न्यायतंत्र कहते हैं, ये आप यूनिट 3 में पढ़ोगे। रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट ऑफ दिस कंट्री। आपने जुडिशरी के बारे में पढ़ा। जुडिशरी होता है न्यायतंत्र। हमारे देश में 3 तरह के कोर्ट होते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, सेकंड होता है हाई कोर्ट और सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो आपको अगर न्याय अगर चाहिए तो आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। अब जैसे कि बात हुई, अब तीनों की पावर अलग अलग है। जो लेजिस्लेचर है उसका काम होता है कानून बनाने का, जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका काम होता है लोगों से इम्प्लीमेंट करवाने का, और जुडिशरी होता है कि अगर कोई उन कानून को फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए क्या है, पनिशमेंट देने का काम किसका, जुडिशरी का है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप जा सकते हैं कोर्ट में। In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the Constitution that says that each of these organs should exercise different power. अब इन तीनों की पावर्स को अलग अलग क्यों रखा गया है, ताकि ये तीनों कभी एक दूसरे के में इंटरफेयर ना करें और जो भी काम करें वो अपने अच्छे से करे। अगर दूसरे का प्रेशर होगा तो दूसरा जो है अपनी मनमानी करवा सकता है, इसलिए तीनों की पावर को अलग रखा गया है। लेजिस्लेचर की पावर बिल्कुल अलग है, उनका काम बिल्कुल अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है और जुडिशरी का काम बिल्कुल अलग है। तीनों का आपस में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर एंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। अब जैसे लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया, अब वो आगे काम किसका है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का है। ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने काम करवा दिया और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ भी गड़बड़ी ऐसे हो तो वो देखेगा कौन, जुडिशरी देखेगा। जैसे मैंने बताया कि आपके कुछ अधिकार है, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं या कुछ आपके साथ मिसयूज़ हो रहा है आपकी पावर का, ऐसा कुछ भी लगा लो, तो आप क्या कहाँ जा सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं। या फिर जुडिशरी में कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं कि अगर कोई अपने पावर का मिसयूज़ करे, चाहे वो कोई एमएलए हो चाहे कोई हो, तो उसे भी क्या है, सज़ा बराबर मिलती है। ठीक है, क्योंकि कानून के सामने सभी क्या है, इक्वल है। अब नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ often referred to as the consciousness of the Indian Constitution. Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the mind of the nationalists, and they wanted to ensure that is a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी अपन नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी। उन्होंने देखा था कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें जो है, उन किस किस चीज़ का उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो वो चाहते थे कि जब हमारा देश आज़ाद हो तो हमारे देश के लोगों को ये चीज़ फेस ना करनी पड़े, इसलिए कुछ हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं ताकि हम जो है पावर का जो मिसयूज़ है उसे होने से बचा सकें। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। अगर आपके पास अपना फंडामेंटल राइट है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपको राइट मिला है और वो उसका आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोर्ट से जाकर कह सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दैट राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। Moreover, the various minority communities also experience the need of constitution is include right that would protect their। अब जो minorities थे उन्होंने भी कहा कि constitution में कुछ हमें भी ऐसे अलग से right मिलने चाहिए। The constitution therefore also guarantees the right of minority against the। तो इसीलिए हमारे जो constitution जब बनाया गया था तो कुछ जो है राइट्स किसको दिए गए हैं, माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं, ताकि उन्हें मेजॉरिटी जो है कभी डोमिनेट ना कर सके। डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही थी कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं इन्हें मिलने चाहिए, किसे, माइनॉरिटीज़ को मिलने चाहिए। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स, एंड सेकेंडली दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज। मतलब जो भी फंडामेंटल राइट्स मिले हैं ये सभी को बराबर मिले हैं, चाहे वो कोई गरीब हो चाहे वो कोई अमीर हो, और किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो जाके कोर्ट में जा सकता है। ठीक है।
In addition to the fundamental right, the Constitution also a section called Directive Principle of State Policy. This section was designed by the member of Constituent Assembly ensure greater social and economic reform and to serve as a guide to the independent India state to institute law and policies that have reduced the poverty of the masses. अब क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिले हैं दिस सेक्शन वाज डिज़ाइन बाय द इसको बनाने वाले कौन है हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सभी क्या है मेंबर्स हैं जिन्होंने इसको बनाया है ताकि ये जो कानून जो बनाए गए हैं सभी के लिए बनाए गए हैं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि जो हमारे देश में गरीबी है उसको दूर करा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म को हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब क्या होता है? अ सेक्युलर स्टेट इज़ वन विच द स्टेट डजेंट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन टू अ। अब सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि कोई भी जो राज्य है वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यू विल रीड अबाउट मोर दिस इन द फॉलोइंग चैप्टर। आप जो है इस बारे में आगे और भी पढ़ोगे। यू नाउ अंडरस्टैंड द वेज इन विच कंट्री हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइन द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ कंट्री अडॉप्ट फॉर इटसेल्फ। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस। अगर आज ये सारी चीज़ें जो है फंडामेंटल राइट की बात करें, सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं या फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस लिए आई हैं? क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या करी हैं, जो है हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने फेस करी थी। उन्होंने देखा था कि जो जो कमियाँ थी, जो मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो उन्हें राइट्स नहीं मिल रहे थे, वो चाहते थे कि वो सभी राइट्स जो है सभी लोगों को मिले इंडिया के, तो इसलिए ये सब चीज़ें लेकर आए वो। इसीलिए जो है यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज का राइट जिसमें वोटिंग का राइट मिला है। हम अपने रिप्रेजेंट किसी मन चाहे लीडर को वोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पे ज़बरदस्ती थोपी जाएगी कि आपको इसी को वोट करना है। ठीक है, जस्ट लाइक द गेम ऑफ फुटबॉल अ चेंज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव रूल इट विल अफेक्ट द गेम। अब जैसे फुटबॉल का जो गेम है, हमने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था एक फुटबॉल का गेम होता है, अगर उसमें अगर रूल्स ना होंगे तो क्या वो फुटबॉल गेम लगेगा? नहीं, अगर कोई रूल ही नहीं होंगे तो। Indian Constitution has been amendment over the years to reflect new concern of the polity. Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country. We saw this in case of Nepal and how it needed to adopt a new constitution after it became a democracy. हमने देखा था कि कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम क्या होते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। जैसे नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में पहले मोनार्की सिस्टम था, लेकिन उससे लोग डिससेटिस्फाई थे, उस सिस्टम को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए लोगों ने काफ़ी सारा स्ट्रगल किया है उसके लिए। ठीक है, और आखिर में फाइनली डिसाइड करा गया कि नेपाल को भी क्या बना दिया गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया गया। तो कोई भी अगर चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको टाइम भी लगता है और चेंज होने के पीछे कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। The different feature of Indian Constitution outlined above involve complicated ideas that were not of easy to grasp. Don't worry too much about this for the moment. In rest of the book as well as in your higher classes you will इसके बारे में ये बताया कि जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हो, इसके बारे में आप और अच्छे से पढ़ोगे आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, तो आप इस पिक्चर में कुछ देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है। इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाकी इसमें सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, अपनी साइन कर रहे हैं, यानी अपनी सहमति दे रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उससे सेटिस्फाई है बिल्कुल। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ, यही बताया हुआ है। आज ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपका होमवर्क यही है कि आपको इसमें से एटलीस्ट जो है 15 MCQs बनाने हैं। अगर आप खुद बना सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहो तो हेल्प भी ले सकते हो उसके लिए। ठीक है, आज आपको होमवर्क 15 क्वेश्चंस MCQs इसमें बनाने हैं आपको। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।